गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप देखेंगे उत्तल पृष्ठ में अपवर्तन का सूत्र, लाइट का तीसरा वीडियो है ये आपका। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रिफ्रैक्शन के बारे में हम बता चुके हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अब डेरिवेशन का जो शुरू होगा, लगभग 7 से 8 डेरिवेशन या 5-6 डेरिवेशन इस चैप्टर में। इसके बाद आप डेरिवेशन ही ज़्यादा मिलेगा। तो थोड़ा सा रे कैसे चलती हैं सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पे, उसको क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट। इसके बाद इस पे आ रहे हैं। तो आप देखेंगे परावर्तन में क्या होता था, प्रकाश की किरण अगर क्या होती थी नॉर्मल पे, अगर प्रकाश की किरण आती थी तो जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वापस चली जाती थी। किसी भी प्लेन सरफेस पे, ये मिरर पे क्या होता था, प्रकाश की किरण अगर आ रही है तो उसी एंगल से निकल जाती थी। तो हम ये जानते हैं प्लेन सरफेस पे या प्लेन मिरर में जो है नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बट अगर हम स्फेरिकल में देखें, किसी भी स्फेरिकल या गोलाकार आकृति में जो नॉर्मल होता है वो पहले हम किसी उस पर क्या करेंगे, टेंजेंट डालेंगे। सबसे पहले क्या डालेंगे, टेंजेंट डालेंगे और इसके बाद उस पर नॉर्मल डालेंगे। और वो जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, सेंटर से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्फेरिकल चीज़ों में, गोलाकार आकृति में जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से होकर जाता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें कहाँ नॉर्मल जाता है, परपेंडिकुलर जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज़ें हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए कोई भी, ये आपका है मिरर, अवतल गोलीय दर्पण है, ये अवतल गोलीय दर्पण है। इसका ये पोल है। आप कोई प्रकाश की किरण, अगर प्रकाश की किरणें किस प्रकार चलती हैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ज़रूर देख लें, 3 प्रकार से। इसके बाद ज़्यादा ये डेरिवेशन बहुत ही ईजी पड़ेगा आपको। सबसे पहले अगर प्रकाश की किरण कोई प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है तो बात आती है ये ऊपर जाएगी कि नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे ये आपका मिरर है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। बट ये जो रिफ्लेक्शन है आपका वो किधर होगा, ये प्रकाश की किरण ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, स्फेरिकल में इम्पॉर्टेंट है। आप प्लेन में तो देख चुके हैं, प्लेन में क्या होता है, नॉर्मल से जिस एंगल से जाती है उसी एंगल से वापस हो जाती है। बट स्फेरिकल में क्या होता है, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हम जानेंगे ये गोला आकृति कहाँ बनना चाह रहा है, यहाँ पे इस तरह बनना चाह रहा है। तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। हमने बताया नॉर्मल पे डिपेंड करता है। प्रकाश की किरण क्या होता है, नॉर्मल से जितने एंगल पे बनाती है उतने एंगल से वापस निकल जाती है। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 40 होगा आपका। तो अगर हमारा ये नॉर्मल है तो हम नॉर्मल एक खींच लें। हम क्या करें, एक इस पे नॉर्मल ड्रा कर लें। अब हमारा जो प्रकाश का किरण होगा वो नॉर्मल से जितने एंगल बनाया है, ये 30 बनाया है, तो ये ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि नॉर्मल उधर तो है नहीं। नॉर्मल आपका नीचे है तो प्रकाश की किरण कहाँ आएगी, नीचे की तरफ, और 30 एंगल से आएगी। ये फोकस कहलाता है आपका। तो पहला आप ये जाने कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये लगभग एकदम पैरेलल होगा। अगर समांतर है तो तिरछी होकर निकल जाएगी, जिस एंगल से आए उस एंगल से। दूसरा आप जानेंगे क्या होता है, ये आपका सेंटर है। अगर कोई प्रकाश की किरण सपोज कीजिए इस तरह जा रही है फोकस से, अगर यहाँ पे प्रकाश की किरण कोई आ रही है तो नॉर्मल से ही हम उसको क्लियर करेंगे कि नॉर्मल से कितने एंगल पे परावर्तित होगी। तो इसका नॉर्मल आप खींचेंगे तो सेंटर पे होकर जाएगा। नॉर्मल कहाँ से होकर जाता है, सेंटर से होकर जाता है। तो जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से ये क्या होगा, निकल जाएगा 30 डिग्री से। तो पहला आप ये जाने कि अगर समांतर हो तो तिरछी होकर चली जाती है। बट रूलिंग के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर तिरछी जा रही है तो समांतर हो जाएगी। तीसरा एक तरीका है प्रकाश की किरण चलने का, आप समतल दर्पण में देखेंगे प्रकाश की किरण अगर 20 डिग्री से आ रही है तो 20 डिग्री से जाएगी, 10 से आ रही है तो 10 से जाएगी, अगर 0 से आ रही है तो 0 से ही चली जाएगी। मतलब अगर प्रकाश की किरण नॉर्मल से अगर आ रही है तो नॉर्मल पे ही वापस हो जाएगी। ये परावर्तन से स्पष्ट है। तो तीसरा मैटर आप ये देखेंगे, ये आपका पोल है और ये आपका सेंटर हो गया, वक्रता केंद्र, और ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल एक ही नहीं हो सकते, नॉर्मल कई हो सकते हैं। वो रे के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं।
ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो अगर प्रकाश की कोई किरण नॉर्मल से होकर जा रही है, कोई प्रकाश की किरण अगर नॉर्मल से होकर जा रही है तो वह पुनः उसी दिशा में क्या होगा, वापस रिटर्न हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। 3 मेथड आपको जानना है प्रकाश की किरणों को, तब ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यदि प्रकाश की किरण समांतर चल रही है तो तिरछी होकर निकल जाती है फोकस से, और अगर जा रही है तिरछी तो समांतर होकर चली जाती है, और नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल के अकॉर्डिंग एंगल क्लियर होगा। और अगर नॉर्मल से जा रही है तो उसी दिशा में वापस हो जाएगी। एक और है, अगर पोल से होकर जा रही है कोई प्रकाश की किरण, तो ये हमारा अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल से ही है, ये हमारा नॉर्मल ही है। अगर सी से होकर यहाँ से भी तो एक नॉर्मल जा सकता है हमारा, ये आप कह सकते हैं नॉर्मल है। अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह टकरा रही है तो ये इस एंगल से निकल आएगी, मतलब 45 अगर जा रही है तो 45 से निकल आएगी। ध्रुव से जा रही है तो जिस एंगल से जाएगी उस एंगल से वापस आएगी। तो ये 4 तरीके हैं, आप ध्यान रखेंगे रे के चलने का। अब डेरिवेशन पे आते हैं। उत्तल पृष्ठ के लिए फिगर सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। एस पी एस डैश, माना कि एस पी एस डैश हमारा एक पृष्ठ है जो कि किसी 2 मीडियम को अलग कर रहा है। पहले तरफ का मीडियम N1 है, दूसरे तरफ का मीडियम क्या है, N2 है। दूसरे तरफ का जो मीडियम है वो क्या है, सघन है। हम ये सपोज कर ले रहे हैं इधर वाला क्या है, डेंसर है। ये सघन माध्यम है आपका, और इधर क्या है, विरल माध्यम है। अब देखेंगे हमारा ये क्या है। सबसे पहले क्या कहेंगे, माना कि यस पी एस डैश एक उत्तल पृष्ठ है। उत्तल पृष्ठ क्यों है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होगी इस पर आएगी, उसका जो तल है वो उभरा हुआ है। तो उत्तल पृष्ठ देखेंगे, फिर इसके बाद दूसरा डेरिवेशन रहेगा अवतल पृष्ठ का रहेगा। तो इससे होकर जाने वाली जो लाइन होगी वो प्रिंसिपल एक्सेस होगी। अब हम इसका थोड़ा सा डायग्राम देखने के लिए सपोज करेंगे कि माना कि एक बिंदु क्या है, ऑब्जर्वर पॉइंट O है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण इस पे टकराती है। पहले माध्यम से जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है। तो आप जानते हैं, हमने रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बताया है कि अगर कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, ये अगर देखा जाए हमारा जो स्फेरिकल जो स्फीयर बन रहा है हमारा, थोड़ा सा इसको हम, ये जो स्फीयर बन रहा है इसका जो नॉर्मल होगा वो यहाँ पे होगा, सी पॉइंट सी होगा यहाँ पे आपका, क्योंकि ये जो आपका गोला बनना चाह रहा है कहाँ पे बनना चाह रहा है, इस तरह बनना चाह रहा है, ठीक है ना। तो आपका सी यहाँ पे हो जाएगा सेंटर। तो अगर हम नॉर्मल खींच दें इस पर, सी पॉइंट, ये आपका नॉर्मल हो गया, एन से डिनोट कर दे रहे हैं हम। कोई ये प्रकाश की किरण OA यहाँ इस पॉइंट पे OA पे टकराती है, तो टकराने के पश्चात अपवर्तित हो जाएगी। ये पृष्ठ है ना कि मिरर है। तो ये 2 माध्यमों को अलग, विरल से सघन में प्रकाश की किरण जा रही है, एक पॉइंट है, ऑब्जर्वर है, कोई वस्तु रखी गई है, पॉइंट है जो कि बहुत छोटी है। तो यहाँ से चलने के पश्चात क्या होगा, इसको सीधे जाना चाहिए था, बट ये सीधे ना जाके क्या होगी, आपकी प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, यहाँ पे अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। तो कह सकते हैं ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह निकल जाएगी। लेकिन इसको पीछे लाने पर, इसको अगर हम पीछे लेकर आए, पीछे लाने पर क्या होगा, आपका ये एक इमेज बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। डैश से लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए आप मान लेंगे कि आई है ये। तो अगर हम प्रकाश की किरण झुक गई तो उसको पीछे लाने पर क्या होगा, उस वस्तु का हमें एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। पीछे डैश के द्वारा लाएंगे उसको हम। तो अब हम क्या कहेंगे, फिर से एक बार देखेंगे, किसी भी डेरिवेशन का 3 पार्ट मुख्यतः होता है। एक आपका डायग्राम होगा, दूसरा आपका क्या होगा, थोड़ी सी उसमें जो रचनाएं हैं ये सब रचनाओं के बारे में लिखना, तीसरा उसका मैथमेटिकल पॉइंट।
तो आप पहले डायग्राम के बारे में जान जाएं क्या है। माना कि एस पी एस डैश एक हमारा क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। ये दो माध्यमों को अलग कर रहा है। पहला माध्यम N1 है, दूसरा माध्यम N2 है। पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है। माना कि एक बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल पृष्ठ पर टकराने के पश्चात अपवर्तित हो जा रही है। उसको यदि हम पीछे लाएं तो यह मुख्य अक्ष पर बिंदु I पर क्या बनाएगी, अपना आभासी प्रतिबिंब बना रही है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, एक आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा एंगल मान लेंगे। माना कि जो ऑब्जर्वर और इसके बीच एंगल बन रहा है वो अल्फा। पहले तो आपतित किरण कहाँ बन रहा है, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो ये आ रही है और ये क्या हो रही है, सघन माध्यम में निकल रही है, तो अभिलंब की तरह झुकेगी, ये आई होगा या आर होगा नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मल और आने वाली किरण के बीच जो कोण बनता है वो क्या बनेगा, आई बनेगा। यहीं पे थोड़ा सा आपको समझना है। तो ये जो प्रकाश की किरण जा रही है और नॉर्मल के बीच जो बन रहा है कोण, ये क्या होगा आपका, आई होगा। ये एंगल आई होगा। इस एंगल को अगर हमें बुलाना होगा तो हम क्या बुलाएंगे, ओ ए नॉर्मल ये है आपका ओ ए एन इज इक्वल टू आई होगा। अब देखेंगे जो अपवर्तित किरण होती है उसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका अपवर्तित किरण है नॉर्मल और निकलने वाली किरण के बीच जो कोण बना होता है उसे क्या कहते हैं, आर कहते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल। अब लेकिन यहाँ पे जो आर है वो शीर्षाभिमुख कोण हम जानते हैं कि इक्वल होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण ये जो नॉर्मल और जो लाइन थी प्रकाश की अपवर्तित किरण थी उसको पीछे ले गया है। तो पीछे ले जाने वाली किरण कौन सी है, ये वाली किरण है। और नॉर्मल कौन सा है, ये है। तो आपका एक एंगल ये बन रहा है, ये इसे कहेंगे आर। ये आपका क्या हो जाएगा, आर। दोनों आर बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई मिला हमें, आर मिला। आई अगर देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ ओ ए एन इज इक्वल टू कोण आई एंड एंगल ऑफ आई ए एन इज इक्वल टू कोण आर। बस यही बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स था। अगर ये समझ गए तो डेरिवेशन में कोई पॉइंट नहीं है। अब आप देखेंगे हमें ध्यान रखना है कि हम मान लेंगे लेट जो ये एंगल बन रहा है आपका वो अल्फ़ा है और ये एंगल जो बन रहा है ये बीटा है और ये वाला एंगल क्या है, गामा है। मान लेंगे इसको कि जो प्रकाश की आपतित किरण है और मुख्य अक्ष के बीच बना कोण अल्फ़ा है और अपवर्तित किरण जो इमेज आभासी बन रहा है उसका और मुख्य अक्ष के बीच बना कोण बीटा है और ये आपका कोण क्या है, गामा है। नॉर्मल से और मुख्य अक्ष के बीच बना कोण गामा है। तो अब हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्नेल के नियम से, बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू 1n2। आप जानते होंगे इसको हमने रिफ्रैक्शन के लॉ में बताया था। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम ये दिखाएंगे कि जो एंगल लिए गए हैं वो बहुत ही छोटे हैं। एंगल हमारे जो हैं बहुत छोटे हैं तो इनको रेडियन में ले लेते हैं। बता तो दिया जाता है कि रेडियन में लेने पर, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे कि कैसे ये होता है। जैसे सपोज करिए साइन 30 एक बहुत छोटा एंगल है। इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 1/2 होता है, या इसको 0.5 लिख सकते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 या 0.5 लिख सकते हैं। बट अगर रेडियन में देखा जाए तो 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6। पाई मतलब 180 और 6 से भाग कर देंगे, 6 × 18 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं। तो ये साइन को रेडियन में कोण अगर छोटे हैं और रेडियन में लेने पर तो ये जो साइन कॉस टैन ये सब लगाने पे कोई विशेष महत्व तो नहीं पड़ता। इसको कभी भी हटा सकते हैं और लगा सकते हैं, कोई विशेष महत्व तो नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू पे देखते हैं।
अगर हम इसकी वैल्यू को रेडियन में रख दें तो इसका मान होता है 3.14 अप्रॉक्स होता है। इसको डिवाइड कर दें 6 से तो कितना आ जाएगा 0.635 0.5 समथिंग आएगा। और दोनों देखें तो क्या है, सेम है, दोनों वैल्यू क्या है आपकी सेम है। इसलिए हम क्या करते हैं, चाहे साइन 30 रखें और रेडियन में अगर 30 डिग्री रख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके आगे हम साइन नहीं लगाएं फिर भी वही वैल्यू दे रहा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है कि जब हम कहेंगे कोण बहुत छोटे हैं और रेडियन में लेने पर तो इनकी ज्या को हटाया जा सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण यदि कोण छोटे हों व रेडियन में लिए जाएं, रेडियन में लें तो क्या हो जाएगा, इसको हटा सकते हैं I/R = N2/N1 कर सकते हैं और इसको तिरछा गुणा करेंगे तो I/N1 = N2R हो जाएगा। इधर देखेंगे आप, अब देखेंगे यहाँ पे I और R का वैल्यू हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। तो इसको समीकरण 1 मान के हम छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे I/N1 N2R, यहाँ पे समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम देखेंगे दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं OAC और एक ट्राइंगल दिख रहा है IAC। देखिए ज़रा OAC आपको इस तरह दिख रहा होगा कुछ, OAC ये आपका गामा है, ये आपका अल्फ़ा है और जो ये है OAN = क्या है I है। तो आप जानते हो किसी भी त्रिभुज में बहिष्ठ कोण सुदूर के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बाहर जो बना कोण है वो दूर के दो कोणों के योगफल के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं I = अल्फ़ा प्लस गामा। ये I की वैल्यू यहाँ से आएगी, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। और IAC आप देखेंगे IAC, इसका डायग्राम यहाँ पे बना दे रहे हैं हल्का सा, IAC IAN आपका कितना है R है, तो ये R हो जाएगा। तो R बराबर आपको क्या मिल रहा है, R बराबर मिल रहा है बीटा प्लस गामा। ये IR की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर क्लियर करेंगे। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बताएंगे हम। I = अल्फ़ा प्लस गामा और R = बीटा प्लस गामा। इतना कॉपी कर लें। इस इक्वेशन में हम वैल्यू को रखेंगे। इक्वेशन तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे I की वैल्यू अल्फ़ा प्लस गामा इंटू N1 बराबर N2। R की वैल्यू क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ये समीकरण 1 आपका हटा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको दोनों से गुणा कर सकते हैं, अल्फ़ा N1 प्लस गामा N1 बराबर N2 बीटा प्लस N2 गामा। गामा को एक तरफ ले आएँ तो गामा कॉमन हो जाएगा, N1 माइनस N2 = क्या होगा N2 बीटा माइनस अल्फ़ा N1। यहाँ पे आप थोड़ा सा और देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा को हमने माना था कि अल्फ़ा ये आपका ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग एंगल है, बीटा इमेज का है और गामा क्या है आपका नॉर्मल के अकॉर्डिंग है। तो अल्फ़ा बीटा गामा को निकाल लेंगे। अल्फ़ा हम कह सकते हैं tan अल्फ़ा ले लें। हमने बताया था एंगल्स बहुत छोटे हैं तो कभी भी अगर उनको रेडियन में लेंगे तो साइन कॉस tan लगा सकते हैं, कभी हटा सकते हैं। तो अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे क्योंकि ये कोई एंगल हमारा लाइन नहीं है जिससे कोई ट्राइंगल बने। एक लाइन खींच देंगे, ये आपका P है और यम से कर लेंगे AM हमने माना कि AM एक परपेंडिकुलर खींचा गया है और P और M बहुत ही नज़दीक है, PM आपस में बहुत नज़दीक है। तो ये जो ऑब्जर्वर से यहाँ तक की दूरी होती है ध्रुव से, उसको U कहते हैं। और जो इमेज होता है आपका, ये आपका क्या था इमेज था, इमेज होता है वो V होता है। और जो ये आपका होता है C वक्रता केंद्र, प्रकाश यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा वो क्या हो जाएगा R से डिनोट करते हैं। अब ये आप एक चीज़ और जानेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में।
क्या होता है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर हम जा रही है और हमारे जो डिस्टेंस है वो O से P की तरफ है, तो हमेशा वो डिस्टेंस नेगेटिव ली जाती है, या कह सकते हैं बाईं तरफ की चीज़ों को नेगेटिव लिया जाता है और दाईं तरफ की चीज़ों को पॉजिटिव लिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे। तो इधर के जो डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे, इधर के जो डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो अगर हम निकाला जाए जो ध्रुव से डिस्टेंस ली जाती है वो PM के बहुत नज़दीक है, तो इसको PM चाहे OP कहें या OM भी कह सकते हैं। तो OM इज इक्वल टू से कर लेंगे, OM इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -U एंड O, IM इज इक्वल टू हो जाएगा -V और MC इज इक्वल टू हो जाएगा R। वो प्लस में होगा क्योंकि दाई तरफ है। ये सब वैल्यू पहले निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर हमारा अल्फा यहाँ पे है, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका हमने माना कि ये h है, इसको h से कर लेंगे m को। तो लंब मतलब h अपान आधार मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये h, तो -u हो जाएगा। बीटा बराबर निकाल लेंगे, tan बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब ये है, बीटा आपका यहाँ बन रहा है, तो आधार ये v हो जाएगा -v। गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा, और ये हो जाएगा आपका h अपॉन, ये आपका गामा एंगल यहाँ बन रहा है इस ट्राइंगल में, tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो h अपॉन MC या h अपॉन R, वो भी पॉजिटिव में होगा क्योंकि दाईं तरफ बन रहा है। ये सब अल्फ़ा बीटा वैल्यू की जो मान है, अल्फ़ा बीटा वैल्यू गामा के मान है, इसमें रख देंगे। तो गामा का मान कितना है आपका, h अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा N1 माइनस N2 और बराबर N2। बीटा का मान आपका कितना आया है, h अपॉन -v, माइनस अल्फ़ा का मान आया है h अपॉन -u इंटू N1। तो बस अब इसके बाद ये आपका h, इसमें से इधर राइट हैंड साइड से h कॉमन ले लेंगे, इधर आपका बनेगा h अपॉन s डैश है ये h अपॉन R N1 माइनस N2, और इधर आपका हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और h कॉमन ले लेंगे, N2 अपॉन -v और प्लस N1 अपॉन u। s से h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं N1 बटे u माइनस N2 बटे v, और इसको थोड़ा सा चेंज माइनस कॉमन ले लेंगे, N2 माइनस N1 अगर कर दिया जाए और बटे r कर दिया जाए, और इधर भी इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, N2 अपॉन v प्लस N1 अपॉन u। थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, एक हम जानते हैं कि 1N2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाता था, N2 अपॉन N1, और इसको N भी से करते थे, इसको N भी से कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि माइनस अगर है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में N2 से भाग कर लेंगे या माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो N2 अपॉन v माइनस N1 अपॉन u हो जाएगा, और ये माइनस कट के N2 माइनस N1 अपॉन r हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। इधर कॉपी कर लें आप लोग। यहाँ पे देखेंगे आप N1 से पूरे समीकरण में भाग करने पर, N1 से समीकरण के अंश में भाग करने पर, अंश में भाग करने पर, तो अंश से अगर N1 से भाग करेंगे इसमें तो N2 बटा N1 हो जाएगा, N2 बटा N1 और माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा N2 बटा N1 बटे V माइनस 1 अपॉन U। ये N2 बटे N1 को हमने बताया था क्या लिख सकते हैं, N2 बटे N1 को 1N2 या N कह सकते हैं। तो ये आपका जाएगा N माइनस 1 अपॉन R इज इक्वल टू N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। ये आपका फार्मूला हो गया किसके लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। आप देखेंगे एक बार फिर से समझ लीजिएगा पूरा मैटर क्या है, और एक बार फिर से पूरी तीन हमने बताया था किसी भी डेरिवेशन को तीन प्रकार से समझ सकते हैं। एक उसका डायग्राम, एक उसकी थोड़ी सी कहानी क्या है उसके बारे में हम लिखेंगे, और तीसरा उसका मैथमेटिकल पॉइंट। तो एक बार हम कहानी के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो माना कि यस पी एस डैश हमारा एक क्या है, उत्तल पृष्ठ है।
जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, जो कि दो पृष्ठों को अलग, दो माध्यमों को अलग कर रहा है। पहले तरफ का माध्यम N1 जो कि विरल है, दूसरे तरफ का माध्यम N2 है जो कि सघन है। माना कि एक माना कि एक ऑब्जर्वर है, कोई बिंदु ऑब्जर्वर है जो कि O से चल रही है, ऑब्जर्वर से चलती हुई आपतित होकर पृष्ठ पर टकराने के पश्चात अपवर्तित हो जाती है। उसको पीछे लाने पर यह प्रकाश की किरण जहाँ पे मुख्य अक्ष पे काटती है वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, उसको I से व्यक्त करते हैं और इस पे नॉर्मल है N है। माना कि ऑब्जर्वर और आपतित किरण के बीच या मुख्य अक्ष और इसके बीच बना कोण अल्फा है, मुख्य अक्ष और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण बीटा है, और वक्रता केंद्र नॉर्मल और मुख्य अक्ष के बीच बना कोण हमारा गामा है। तो ये हम जान गए कि एंगल है। और माना कि A से परपेंडिकुलर डाला गया है जो कि ध्रुव के बहुत ही नज़दीक है, P और M के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। तो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ होना चाहिए कि स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन I बटे साइन R बराबर N2/N1 करेंगे, साइन हटा देंगे क्योंकि कोण बहुत छोटे व रेडियन में है। इसके बाद क्या करेंगे, हम I और R को स्पष्ट कर लेंगे। ट्राइंगल कौन सा लेंगे, OAC एंड IAC, दोनों ट्राइंगल से IR निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा बीटा गामा को निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में रखने के पश्चात हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और आपका मिल जाएगा ये इक्वेशन। तो ये दोनों ही सेम होते हैं, उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ के लिए क्या होता है, n-1/r = n/b-1/u, जहाँ u क्या है, वस्तु के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी, v क्या है, इमेज की दूरी, और r क्या है, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, और n हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आज के लिए इतना।